नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के व्याख्यान का विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार एवं मीडिया के संदर्भ में। आज मुझे अपने इस विषय को दो भागों में बांटकर बात करनी है। एक भाग में मुझे प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करनी है और दूसरे भाग में जनसंचार और मीडिया में प्रयुक्त हिंदी की बात करनी है। आप जानते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी है, ये प्रयुक्ति विशेष की हिंदी है। साधारणतः हम बोलचाल में या साहित्य में, धर्म दर्शन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में हमें सरलता रहती है। इसलिए सरलता का जो तकाजा है वो सरलता का तकाजा कई बार बहुप्रयुक्त सरल सहज शब्दों का होता है। लेकिन जहाँ तक प्रयोजनमूलकता की बात आती है, प्रयुक्ति की बात आती है, तब प्रयुक्ति के संदर्भ में हमारा जो तकाजा होता है वो उस क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास जो प्रयोजनमूलक रूप पनपे हैं, ये प्रयोजनमूलक रूप हमारे आज के नहीं हैं। करीब स्वतंत्रता से पहले भारत का एक ऐसा संदर्भ था कि भारत में जो भी संदर्भ उस समय पनपे थे, भारत की लंबी एक परंपरा से संबंधित थे। मैं आपसे बिल्कुल सीधे दो टूक शब्दों में बात कर रहा हूँ। हमारा भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलाम रहने के कारण हमारे पास बहुत लंबे समय तक हमारी भारतीय भाषाओं को जो भी यहाँ प्रयोजनमूलक संदर्भ थे उन प्रयोजनमूलक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया। हमारे यहाँ प्रयोजनमूलक संदर्भ में कभी अरबी फारसी, तो बाद में उर्दू, और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए उसके बाद अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ सारे, चाहे वो व्यवसाय हों, व्यापार हों या जो भी रोजी रोटी के धंधे हों, उन सब में प्रयुक्त होती रही थी। इसीलिए प्रयुक्त होने के कारण, व्यवसाय में प्रयुक्त होने के कारण प्रयोजनमूलक भाषाएं जो भी भारत में पनपी वो क्रमशः जो भी शासन या प्रशासन थे उन शासन या प्रशासन की भाषाएं थी। मैंने जैसे कि कहा कि भारत लंबे अरसे तक परतंत्र रहा, इसलिए परतंत्र या गुलामी के संदर्भ में जो भी शासक पक्ष की भाषा थी वो भाषा हम पर थोपी जाती रही। इसलिए उस भाषा में हमारे भारत में सारे के सारे व्यवसाय मूलक संदर्भ पनपे। मैंने जैसा कि कहा कि हमारे पास जो भी संदर्भ थे, बोलचाल के संदर्भ थे, हमारी भाषाओं के साहित्य के संदर्भ थे, धर्म दर्शन के संदर्भ थे, ये संदर्भ सारे के सारे हमारे यहाँ हमारी भाषाओं में पनपते रहे। इसलिए प्रयोजन का जो तकाजा है वो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से चूँकि भारत की एक केंद्र सरकार के स्तर पर राजभाषा हिंदी बनी, साथ में सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान सम्मत रहा, और दूसरे हमारे जो राज्य हैं, राज्यों के संदर्भ में जहाँ तक राजभाषा का सवाल है वहाँ राज्य की भाषा या राजभाषाएं उनके विधानमंडलों में स्वीकृति प्राप्त करके वहाँ की राजभाषाएं बनी। इसलिए हमारे पास भारत में जो भी स्थिति है वो स्थिति हमारे पास राजभाषा के संदर्भ में, प्रशासनिक भाषा के संदर्भ में, प्रयोजनमूलक की भाषा के संदर्भ में एक स्थिति न हो करके हमारे पास इस समय बहुभाषा स्थिति है। राज्यों में राजभाषा या व्यवसाय की भाषा की अलग स्थिति, तो केंद्र में व्यवसाय भाषा की दूसरी स्थिति। आप जानते हैं केंद्र में हिंदी मुख्य राजभाषा है और उसके साथ में अंग्रेजी है, वो सह राजभाषा है। कई बार लोग इस संदर्भ में राष्ट्रभाषा की बात या संपर्क भाषा की बात भी करने लगते हैं। हालांकि जो संपर्क भाषा है वही आगे जाकर के राष्ट्रभाषा बनती है और जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति की भाषा है। लेकिन संविधान हमारा राजभाषा की बात करता है, राष्ट्रभाषा का संदर्भ है। वहाँ संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उस अष्टम अनुसूची में उल्लिखित जितनी भी भाषाएं उन भाषाओं की बात करता है। अभी तक मैंने जो प्रयोजनमूलकता का संदर्भ दिया, ये जो प्रयोजनमूलकता का संदर्भ है सीधे आप समझें तो ये व्यवसाय के साथ जुड़ा गया है। किसी भी क्षेत्र विशेष में भाषा का जब हम व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भाषा के माध्यम से उस व्यवसाय को करने लगते हैं, तब उस व्यवसाय में प्रयुक्त जो भाषा है वो प्रयोजनमूलक भाषा है। प्रयोजनमूलक भाषा का संदर्भ यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जो प्रयोजनमूलक भाषा का संदर्भ है वो संदर्भ उस क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से बनता है। विशिष्ट पारिभाषिक शब्द उस क्षेत्र में प्रयुक्त होते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में अंग्रेजों के जाने से पहले या भारत के स्वतंत्र होने से पहले यहाँ अंग्रेजी भाषा थी। इसलिए हमारे पास जितने भी क्षेत्र हमने प्रयोजनमूलक क्षेत्र अंग्रेजों से अंग्रेजी के माध्यम से लिए हैं, उन सारे के सारे प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में चूँकि पहले से अंग्रेजी प्रचलित थी, इसलिए हमने अंग्रेजी के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द बनाए हैं और उन हिंदी के शब्दों का उसी संकल्पना के लिए प्रयोग किया है। जैसे आप कहेंगे कि हमारे पास अगर कहीं बाहर से जो भी आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग है, हमने उसके लिए अभियांत्रिकी शब्द का इस्तेमाल किया।
आप कहेंगे कि हमारे पास जैसे स्पेस है, हमने उसके लिए अंतरिक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे पास जो शब्द जो भी उस समय से पनपे चले आ रहे थे, वो सारे के सारे हमारे पास वो शब्द थे जो अंग्रेजी के थे, हमने उनको हिंदी में ढाला है, हिंदी में बनाया है। और इस समय तो हमारे पास इन शब्दों को बनाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर दिल्ली में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, और यही जो आयोग है अकेला इन सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावलियाँ बनाता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अगर प्रशासनिक हिंदी लें, चूँकि प्रशासन का क्षेत्र सभी जगह व्याप्त है, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो, तकनीकी हो, शिक्षा हो, या फिर वो बिल्कुल ही साइंटिफिक या विज्ञान का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे बिल्कुल नीचे का एक सरपंच तक का कार्यालय हो, आप जहाँ भी देखेंगे प्रशासन सब जगह होगा। इसलिए प्रशासन की जो भाषा है, वहाँ प्रशासन का संदर्भ, वहाँ टिप्पण आलेखन होगा, वहाँ पत्र लिखे जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि लोगों से संचार करना होगा, लोगों से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन इन्हीं आदान प्रदानों के लिए भाषा का जो रूप बहुप्रयुक्त होकर के आज मानक हो गया है, वो सारा का सारा प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा का रूप है। इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, और ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द हैं, ये सारे के सारे जो वहाँ प्रशासनिक शब्दावली है, पहले समेकित प्रशासनिक शब्दावली थी, अब वहाँ प्रशासनिक शब्दावली है। मैं यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि ये जो शब्दावलियाँ, जितनी भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, इनको आप सामान्य जो आपको बाजार में कोश मिलते हैं उन कोशों की तरह ये शब्दावलियाँ नहीं होती। इनमें एक तरफ जो एंट्री या प्रविष्टि होती है वो अंग्रेजी में होती है, और उसके सामने हिंदी का जो प्रचलित शब्द होता है या जो शब्द बनाया गया होता है वो शब्द दिया होता है। चूँकि ये पारिभाषिक क्षेत्र हैं, इनमें एक संकल्पना के लिए, किसी एक अर्थ के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, पर्यायवाचिता इन क्षेत्रों में होती नहीं है, इसलिए एक शब्द के लिए एक शब्द होता है। कई बार आपको एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द मिल जाते हैं, तो उसका कारण मात्र इतना होता है कि उस क्षेत्र में कहीं न कहीं बीच में शैली की समस्या आई, और उस शैली की समस्या के कारण पहले से एक शब्द प्रचलित था, दूसरा शब्द बना दिया गया, अतः दो शब्द आ गए। जैसे आप प्रशासन का कहेंगे, भारत में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में करीब करीब उनके जाने से पहले उन्होंने कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों में उर्दू को मान्यता दे रखी थी, इसलिए प्रशासनिक भाषा में उर्दू के कुछ शब्द प्रचलित हो गए थे। जैसे आप कहेंगे वहाँ हैं अफसर है, लेकिन बाद में उसके लिए अधिकारी भी प्रयुक्त कर दिया, इसलिए आपको प्रशासनिक शब्दावली में ऑफिसर के लिए अफसर भी मिलेगा, अधिकारी भी मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि कोर्ट है, कोर्ट के लिए पहले से कचहरी शब्द प्रयुक्त था, लेकिन बाद में न्यायालय शब्द भी प्रचलित हो गया। इसलिए ऐसी जो कुछ संकल्पनाएं मिलेंगी, वहाँ आपको दो शब्द जरूर मिलेंगे, और वो भी केवल आपको इसी प्रशासनिक या कार्यालयीय शब्दावली में मिलेंगे। बाकी जितने भी आपको प्रयोजनमूलक क्षेत्र मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको एक शब्द के लिए एक ही शब्द मिलेगा। इसलिए प्रयोजनमूलक भाषा को समझने के लिए सबसे पहले जो पारिभाषिकता है, उस पारिभाषिकता को समझना बहुत ज़रूर होगा। जब हम किसी भी शब्द को कह देते हैं कि वो शब्द सामान्य शब्द है, सीधी बात है कि हम उसे मन चाहे रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी चाहे, जैसे चाहे, अपनी मानसिकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम उसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शब्द पारिभाषिक बनता है, फिर उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है, और जब क्षेत्र सीमित हो जाता है, सीधी बात है कि उसकी एक परिभाषा बना दी जाती है, उसे पारिभाषिकता का दायरा दे दी जाता है, और जैसे वो सीमित होता है तब सीधे उसी क्षेत्र में जा करके वो रूढ़ हो जाता है। कई बार होता क्या है कि अंग्रेजी का एक ही शब्द है, लेकिन कई बार एक ही शब्द अंग्रेजी के विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में प्रचलित होता है, और जब प्रचलित होता है तब हमें उस शब्द के माध्यम से उस क्षेत्र की बात हमारी नज़र के सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए आप कहें प्लांट, अगर प्लांट शब्द अंग्रेजी का है और वो अगर जा रहा है आपकी वानिकी में या फिर हॉर्टिकल्चर में, जैसे वो हॉर्टिकल्चर में जा रहा है वहाँ जा करके वो पौधा होगा। लेकिन जैसे ही आपकी अभियांत्रिकी में जाएगा, सड़क वगैरह जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ जाएगा, तो वो प्लांट है, वो प्लांट संयंत्र हो जाएगा। अगर आप कहेंगे एटॉमिक प्लांट है, तो वो एटॉमिक पौधा नहीं है, बल्कि वो एटॉमिक संयंत्र है। इसलिए वहाँ अंग्रेजी में जो कई बार एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, लेकिन हर एक प्रयोजन मूलक क्षेत्र में उसका अलग अर्थ है। लेकिन हिंदी में जब प्रयोजन मूलक पारिभाषिक शब्दावलियाँ बनी, तब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया कि हिंदी में जो भी शब्द बने, वे शब्द सारे के सारे एक शब्द में न जा करके, एक शब्द के अगर अंग्रेजी में एक ही शब्द के विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में प्रयोग हैं, तो हिंदी में उनके लिए अलग अलग शब्द बने।
जैसे आप कहेंगे, मैंने कहा प्लांट, प्लांट के लिए हॉर्टिकल्चर में पौधा, और जैसे ही आप जाएंगे सड़क या फिर जो भी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, वहाँ उसके लिए हमारे पास संयंत्र शब्द का इस्तेमाल होगा। इसलिए हिंदी में एक अच्छी बात यह हुई कि हमने एक ही शब्द के लिए जो क्लिष्ट संकल्पना अंग्रेजी की है उसे जैसे के जैसे हमने नहीं लिया। कई बार होता क्या है कि आप कहेंगे कि जैसे चार्ज, CHARGE अंग्रेजी का, अब उस चार्ज को अगर आप कहें तो जितने सारे प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ चार्ज जाता है, अगर आप जाएंगे कार्यालय भाषा में तो वहाँ चार्ज लिया या दिया जाता है। आप कहेंगे वहाँ कार्यभार ग्रहण करना। जैसे ही आप पुलिस में जाएंगे, वहाँ पुलिस में चार्ज है, चार्ज आप कहेंगे दोष हैं, दोषारोपण हैं, या फिर दोषों की कहीं ना कहीं लिस्ट बनाना, आप कहेंगे चार्जशीट। अब वहाँ चार्जशीट हो गया। लेकिन जैसे ही आप चार शब्द वहाँ से जा करके अगर थोड़ा सा अभियांत्रिकी में जाएंगे, आप सबके पास मोबाइल हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, इसलिए चार्ज कहेंगे, लाठी चार्ज कहेंगे, आप जो भी संदर्भ कहेंगे, जो चार्ज है शब्द एक मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी में जैसे जैसे आप अलग अलग प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में जाएंगे, उस शब्द के संदर्भ में आपको अर्थ लेना होगा। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी प्रयोजनमूलक जो भी संदर्भ बेशक अंग्रेजी के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से पनपा, लेकिन पनपते हुए इसकी जो परंपरा बनी है पिछली करीब करीब 60 साल की, इन 60 साल की परंपरा में हिंदी भाषा ने अपने विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में अपनी एक प्रचलन की ऐसी परंपरा बनाई है कि इस परंपरा की मैं प्रचलित प्रयोजनमूलक हिंदी उसकी अपनी बन गई है। जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी का संदर्भ यहाँ सीधे आप कहें, जैसे विधि में प्रयुक्त हिंदी है, कोर्ट कचहरियों में प्रयुक्त होती है, जो भी उनके कानून की पुस्तकें हैं उनमें प्रयुक्त होती है। आप अगर जाएंगे तो मेडिकल साइंस में हिंदी है। उसके बाद आप जाएंगे, कितनी सारी मीडिया का संदर्भ है, आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद मीडिया के अगर दूसरे अध्याय खोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ आपको आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, इनमें भी आपको। लेकिन यहाँ जब संदर्भ आएगा, अगर क्लिष्ट विषय होंगे तब पारिभाषिकता सीधे जाएगी। लेकिन जब क्लिष्ट विषय नहीं होंगे, जब सामान्य विषय होंगे, जब कहीं ना कहीं आम आदमी से बातचीत करने के विषय होंगे, उनको संदेश संप्रेषण के विषय होंगे, तब जो भाषा है वो पारिभाषिकता का तकाजा निकाल करके वो कहीं ना कहीं सामान्य भाषा के संदर्भ में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पारिभाषिकता का जो संदर्भ, प्रयोजनमूलकता का जो संदर्भ आता है, वो पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में आता है। सीधे हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा रूप है जो किसी व्यावसायिक दृष्टि से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होता है, और उस क्षेत्र विशेष में भाषा के प्रयोग होने से उस क्षेत्र की अपनी एक परंपरा बन जाती है, एक रीति बन जाती है, और उसके बाद उस क्षेत्र में जो भी लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसी ढंग से प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हैं उस क्षेत्र विशेष की शैली बन जाती है। इसलिए उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेहनत करके, प्रशिक्षण लेकर के कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आए, उसे उसी तरह से कार्य करना होगा, उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना होगा, उसी तरह के मुहावरे का प्रयोग करना होगा। मैं जब यहाँ मुहावरा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये मुहावरे शब्द का प्रयोग साहित्य में प्रयुक्त मुहावरे के संदर्भ में नहीं है। हर एक भाषा का अपना एक प्रयोग या प्रचलन का रूप होता है। उसी प्रयुक्ति को या प्रचलन के रूप को मैं यहाँ मुहावरा कह रहा हूँ। जैसे आप कार्यालयी भाषा लेंगे, कार्यालयी भाषा में जब कोई पत्र लिखा जाएगा या फिर अगर मान लीजिए परिपत्र लिखा जा रहा है तो परिपत्र में सीधे आ जाएगा देखा गया है, पाया गया है, सूचना मिली है कि, और इसके बाद में वाक्य शुरू होगा। इसलिए वहाँ कोई भी व्यक्ति परिपत्र लिखने बैठे, उसे जो भी अंदर का जो भी कुछ कंटेंट है उस कंटेंट को तो वो रखेगा, लेकिन उस कंटेंट के साथ वहाँ जो प्रयुक्त भाषा रूप है, जो भी वहाँ की शैली है, जो भी वहाँ प्रचलन का मुहावरा है, उसे उसी संदर्भ में बात करनी होगी। उससे वो कट बिल्कुल भी नहीं सकता। वहाँ पांडित्य के लिए कोई अवकाश नहीं है। भाषा का जो सरल सहज प्रचलित रूप है, उसी सरल सहज प्रचलित रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे ढलना होगा। आपको यहाँ लगेगा कि जो मैं प्रशिक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने भी प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं, इन प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में भाषा के संदर्भ में, विषय के संदर्भ में सब जगह सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। आपको लगता हो कि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में नियुक्त हो गया और नियुक्त होने के बाद सीधे वो काम करने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे वहाँ का या तो प्रशिक्षण लेना होता है या फिर काम को देखते देखते या फिर परंपरा में जो काम चल रहा है उस काम के माध्यम से उसे कहीं ना कहीं प्रशिक्षित होकर के, अनुभवी होकर के धीमे धीमे काम करना होता है, या फिर वो काम करते करते उसे मुहावरा आ जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष का प्रचलन उसे आ जाता है। और यही जो प्रचलन है, यही जो प्रयोग की परंपरा है, या फिर प्रयोग के अंतर्गत भाषा का जो एक सीमित रूप है, जो बंधा बनाए रूप है, जिसे हम उस भाषा का ढर्रे का रूप कह सकते हैं,
उसी को मैं यहाँ मुहावरा कह रहा हूँ, वही यहाँ मुहावरा है। साहित्य में हम शैली जिसे कहते हैं वो शैली यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि साहित्य में जो शैली का प्रश्न है वो व्यक्ति विशेष का प्रश्न है। वहाँ जो शैली है वो व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं। जितने भी प्रयोजनमूलक रूप हैं उसमें व्यक्ति की कोई भी सत्ता नहीं होती, बल्कि सत्ता प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में पद की होती है। इसलिए जो वहाँ पद है, पद की तरफ से सारा के सारे काम किए जाते हैं। इसलिए वहाँ व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो व्यक्ति की न होकर के पद की प्रतिष्ठा है। पद पर व्यक्ति बैठा है, इसलिए वो सारे के सारे अधिकार उसे प्राप्त हैं। इसलिए नहीं तो उसे कोई भी वहाँ अधिकार प्राप्त नहीं फिर वो आप कह सकते हैं आम आदमी है या जन सामान्य है। इसलिए जब हम शैली की साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं, आप कहेंगे प्रसाद जी जब लिखते हैं तब प्रसाद जी का कोई भी टुकड़ा कहीं भी पढ़ें, कोई भी टुकड़ा हाथ में आ जाए, आप पकड़ लेंगे कि ये प्रसाद जी का लिखा हुआ है। या फिर प्रेमचंद जी का कोई भी टुकड़ा हाथ में आ जाए, आप कहेंगे ये जो भी अंश है ये अंश प्रेमचंद जी का है। लेकिन अगर आप प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो क्या है, वहाँ जो भी भाषा का जो संदर्भ है वो संदर्भ मैंने कहा प्रयोजनमूलकता है। इसलिए प्रयोजनमूलकता होने की वजह से सारे के सारे संदर्भ पूर्व निश्चित हैं, और पूर्व निश्चित संदर्भ होने के कारण उनमें जो शब्द हैं वो शब्द जरूर हैं, और वो भी मैंने कहा पारिभाषिक शब्द हैं, सारे के सारे बंधे बनाए हैं। उनमें कोई भी व्यक्ति अपनी जो उसकी व्यक्तिनिष्ठता है उसे व्यक्तिनिष्ठता नहीं दे सकता। मैं जैसे कि आप कहूँ, अगर प्रयोजनमूलक संदर्भ में हम कार्यालय या प्रशासनिक भाषा ले लें, कार्यालय या प्रशासनिक भाषा में चाहे फाइल पर कोई व्यक्ति टिप्पणी लिखे या फिर कोई व्यक्ति कोई पत्र, परिपत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन वगैरह कोई भी पत्र का रूप लिखे, उस पत्र में जो भाषा इस्तेमाल करेगा उसमें वो मैं का तो प्रयोग कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मैं प्रतिबंधित है। उसे जो भी कुछ काम करना है वो उस प्रयोजनमूलक क्षेत्र की तरफ से करना है, या फिर सरकार की तरफ से करना है, या फिर उस तंत्र या उस संस्थान की तरफ से करना है। वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो किसी पद पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो पद पर बैठा है इसलिए पद के जितने भी लाभ हैं, जो भी उसकी तनख्वाह है